the supreme law of the land, guiding the world's largest democracy. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे संवैधानिक सवाल की गहराई में उतरते हैं जो भारत के फेडरल ढांचे यानी उसके संघीय स्ट्रक्चर की नींव को हिलाने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या कारण थे? आइए जानते हैं। ये पूरी कहानी तीन बड़े मुद्दों के टकराव की है। एक तरफ है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दूसरी तरफ है विमेन्स रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण, और इन सब के बीच फंसा है इंडिया का नाजुक फेडरल बैलेंस। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इन तीनों का संगम मेंस जीएस पेपर 2 के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस संसदीय घटना से जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। हम बात करेंगे उन बिल्स की जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हुआ ये कि यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का 103rd अमेंडमेंट बिल पेश किया, लेकिन ये लोकसभा में हार गया। और क्योंकि दोनों बिल्स आपस में जुड़े हुए थे, इसके परिणाम स्वरूप इससे जुड़ा हुआ डीलिमिटेशन बिल 2026 भी सरकार को वापस लेना पड़ा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और विवाद की गहराई में जाएं, ये जरूरी है कि हम इस पूरे मामले के केंद्र में स्थित शब्द को समझें, डीलिमिटेशन। आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, डिलिमिटेशन का सरल अर्थ है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीट्स की संख्या फिक्स करना और उनके इलेक्शन क्षेत्रों यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया। आसान भाषा में कहें तो इसी से देश का इलेक्टोरल मैप तैयार होता है। अब जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालिए। भारत में डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेज 1951, 1961 और 1971 के सेंसस यानी जनगणना के आधार पर की गईं। लेकिन फिर 1971 के बाद एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया। सीट्स की संख्या को फ्रीज कर दिया गया, जैसे वक्त को रोक दिया गया हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। अब अगली रीएडजस्टमेंट 2027 सेंसस के बाद प्रस्तावित है और ये नंबर 543, इससे आप बिल्कुल याद रखिएगा। यह आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक सीधा सवाल बन सकता है। ये लोकसभा की सीट्स की वर्तमान संख्या है जिसे 1971 सेंसस के डेटा पर ही स्थिर कर दिया गया था, और इसके पीछे एक नेक उद्देश्य था, उन राज्यों को प्रोत्साहित करना जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को सफलतापूर्वक लागू कर रहे थे। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। 2023 में संविधान में 106th अमेंडमेंट किया जाता है। इसके जरिए पार्लियामेंट और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक शर्त जोड़ दी जाती है कि ये रिजर्वेशन लागू होगा आने वाले डीलिमिटेशन के बाद, और यही शर्त इस पूरे विवाद की जड़ बन जाती है। तो अब सीधे उन बिल्स के अंदर झांकते हैं जो पेश तो हुए पर पास नहीं हो पाए। आखिर उनके प्रावधान क्या थे, उनमें लिखा क्या था? जो 131st अमेंडमेंट बिल था उसमें मुख्य रूप से 3 बड़े प्रस्ताव थे। पहला, लोकसभा का आकार बढ़ाना, मैक्सिमम सीट्स को 550 से बढ़ाकर 850 करना। दूसरा, डीलिमिटेशन के लिए कौन सा सेंसस यूज करना है ये तय करने की शक्ति पार्लियामेंट को देना। और तीसरा, सबसे विवादास्पद, महिला आरक्षण को 2027 के सेंसस से डीलिंक करके 2011 के पुराने सेंसस के आधार पर ही लागू कर देना। इसके साथ जो दूसरा बिल था, द डीलिमिटेशन बिल 2026, उसका काम था एक डीलिमिटेशन कमीशन का गठन करना। इस कमीशन को लेटेस्ट सेंसस फिगर्स के आधार पर राज्यों में लोकसभा सीट्स का एलोकेशन करना था। ध्यान दीजिए, अगर ये बिल पास हो जाता तो ये लेटेस्ट सेंसस 2011 का सेंसस होता। और बस इन्हीं प्रावधानों से जन्म हुआ एक बड़े संसदीय टकराव का। आइए अब सरकार और विपक्ष दोनों के तर्कों को आमने सामने रखते हैं और इस मतभेद की गहराई को समझते हैं। यहाँ देखिए, सरकार का तर्क ये था कि सीट्स को लगभग 50% बढ़ाने से एक विस्तृत सदन में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन आसानी से लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस पर 3 बड़े सवाल उठाए। पहला, वुमेन्स रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन के साथ बंडल करने की जरूरत ही क्या है? ये काम तो मौजूदा 543 सीट्स में भी संभव है। दूसरा और सबसे अहम, ड्राफ्ट बिल्स में हर स्टेट के लिए प्रो राटा 50% इंक्रीज का कोई लिखित आश्वासन नहीं था, सिर्फ लेटेस्ट सेंसस का जिक्र था।
और तीसरा, इतने संवेदनशील विषय पर इतनी जल्दी बिना विस्तृत चर्चा के इसे पास क्यों कराया जा रहा है। और यही इस पूरे मामले का सबसे नाजुक पहलू है। सदन में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मौखिक आश्वासन दिया, एक ओरल अश्योरेंस, कि हर राज्य की सीट्स को प्रो राटा बेसिस पर 50% बढ़ाया जाएगा। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आश्वासन बिल के टेक्स्ट का, उसके लिखित शब्दों का हिस्सा नहीं था। तो अब तक हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन अब चलिए इस मुद्दे की असली गहराई में उतरते हैं। हम उन तर्कों को समझेंगे जो भारत के संघीय ढांचे यानी उसके फेडरल स्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह हिस्सा आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। नए पॉपुलेशन डेटा के आधार पर डिलिमिटेशन के खिलाफ ये 5 बड़े तर्क दिए जाते हैं। पहला, डेमोग्राफिक सक्सेस को पीनलाइज करना। दूसरा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का नुकसान। तीसरा, प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज पर प्रभाव। चौथा, फेडरलिज्म पर हमला। और पांचवां, आर्थिक असमानता को और बढ़ाना। एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम अब डिकोड करेंगे। तो इस चार्ट पर जरा गौर कीजिए। ये लॉस ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की गंभीरता को साफ दिखाता है। अगर नए सेंसस पर डिलिमिटेशन होता है तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का सीट शेयर 14.73% से बढ़कर 16% से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? केरला का शेयर 3.68% से घटकर 2.7% और तमिलनाडु का 7.18% से गिरकर 5.88% रह जाएगा। सीधे शब्दों में, दक्षिण के राज्यों की आवाज़ पार्लियामेंट में कमज़ोर हो जाएगी। इससे एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गंभीर चिंता सामने आती है, जिसे कई लोग टैक्सेशन विदाउट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दक्षिण के राज्य जो देश की जीडीपी और टैक्स रेवेन्यूज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उनकी भी राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। ये उनके लिए एक अस्तित्व का सवाल बन जाता है। ये टेबल नॉर्थ और साउथ के बीच इस बढ़ती दरार को बिल्कुल साफ साफ सारांशित करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ नॉर्थ में ज़्यादा है, जबकि साउथ ने फैमिली प्लानिंग को सफलतापूर्वक लागू किया। इसका नतीजा, लोकसभा सीट्स में नॉर्थ को फायदा होगा, साउथ को नुकसान। इसका असर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेकर पूरे फेडरल पावर बैलेंस तक पड़ेगा, जहां राजनीतिक शक्ति का केंद्र और भी ज्यादा नॉर्थ की तरफ झुक जाएगा। तो इतना सब समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन विरोधी सिद्धांतों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस कैसे स्थापित किया जा सकता है? देखिए, ये पूरा विवाद असल में हमारे संविधान के 2 मूल सिद्धांतों का टकराव है। एक तरफ है द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू, जो कहता है कि प्रतिनिधित्व वर्तमान जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए। और दूसरी तरफ है द फेडरल प्रिंसिपल, जो अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ वाले राज्यों के हितों की रक्षा करता है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा न मिले। और यहाँ एक कानूनी गुत्थी भी है। संविधान का आर्टिकल 81(2) ये कहता है कि हर राज्य में सीट्स और पॉपुलेशन का अनुपात जहां तक संभव हो समान होना चाहिए। लेकिन जैसा हमने देखा, फेडरल बैलेंस को बचाए रखने के लिए एक प्रो राटा इंक्रीज की जरूरत है। इस गंभीर विषय पर पार्लियामेंट्री कमिटीज के जरिए विस्तृत चर्चा ही एक समाधान का रास्ता निकाल सकती है। और इसी के साथ हम आपको इस एक अहम सवाल के साथ छोड़ जा रहे हैं, जिस पर मंथन करना आपके मेंस के उत्तर को एक अलग गहराई देगा। भारत 1 पर्सन 1 वोट के लोकतांत्रिक आदर्श और राज्यों के स्थिर प्रतिनिधित्व की संघीय आवश्यकता के बीच एक स्वर्णिम संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? इस पर सोचिए। अगर आप भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को, उसकी पूरी संरचना को गहराई से समझना चाहते हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसा विषय है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए तो ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है ही। तो आज हम इस हाई पावर बॉडी के हर एक पहलू को एक सिनेमैटिक जर्नी की तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर हमारे देश में ये चुनावी नक्शे की सीमाएं, जिन्हें हम इलेक्टोरल बाउंड्रीज कहते हैं, वो तय कैसे की जाती हैं? कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर एक वोट का मूल्य बराबर हो? इसी एक सवाल का जवाब डिलिमिटेशन कमीशन के पूरे काम में छिपा हुआ है। इस पूरे टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हम इन 5 सेक्शंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डिलिमिटेशन की परिभाषा से, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को समझेंगे, उसके बाद अब तक बनी सभी कमीशंस के इतिहास को देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के हालिया केस का विश्लेषण करेंगे और आखिरी में उसके फाइनल ऑर्डर्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, व्हाट इज डिलिमिटेशन। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है,
ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नींव है, उसका बिल्कुल आधार। तो आखिर ये डिलिमिटेशन है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश या राज्य में जहां एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां के चुनावी क्षेत्रों यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं को तय करने की एक प्रक्रिया है। ये काम इतना जरूरी है कि इसे एक बहुत ही हाई पावर बॉडी करती है, जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन या कभी-कभी बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? इसका राशनाल यानी इसका तर्क लोकतंत्र के लिए फंडामेंटल है। पहला कारण ये सुनिश्चित करना कि आबादी के बराबर हिस्सों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। दूसरा, ये ज्योग्राफिकल एरियाज का एक निष्पक्ष बंटवारा पक्का करता है। और सबसे जरूरी, ये वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को मजबूती से लागू करता है। ये सब मिलकर ही तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की नींव रखते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट। आखिर इस कमीशन को अपनी शक्तियां मिलती कहां से हैं? इसका सोर्स ऑफ पावर क्या है? इसकी शक्ति का पहला और सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का आर्टिकल 82। इस पर जरा खास ध्यान दीजिए। इस आर्टिकल के तहत हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो हर सेंसस यानी हर जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाए, और यही एक्ट इस कमीशन के काम का आधार बनता है। और ठीक इसी तरह आर्टिकल 170 यही प्रक्रिया राज्यों पर भी लागू करता है। इसके मुताबिक हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर राज्यों को भी अलग अलग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो इसे याद रखना बहुत आसान है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 170 राज्यों की असेंबलीज के लिए। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यह है आपका प्रीलिम्स बूस्टर। पहला पॉइंट, डिलिमिटेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दूसरा, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो कानून की तरह लागू होते हैं, दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ। और तीसरा, सबसे क्रूशियल पॉइंट, जहां यूपीएससी अक्सर गलती करवाता है, कमीशन के ऑर्डर्स को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। हाँ, इन ऑर्डर्स को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के सामने रखा जरूर जाता है, लेकिन उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन या बदलाव की इजाजत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आदेश अंतिम और बाध्यकारी हैं, फाइनल एंड बाइंडिंग। चलिए अब सेक्शन 3 में इसका ऐतिहासिक पहलू देखते हैं, कमीशंस थ्रू द इयर्स। भारत में अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशंस का गठन हुआ है? आज़ादी के बाद से अब तक भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशंस बनाई गई हैं। पहली 1952 में, दूसरी 1963 में, तीसरी 1973 में, और जो सबसे हालिया थी वो थी 2002 में। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर कमीशन को उसके अपने संबंधित डिलिमिटेशन एक्ट के तहत ही बनाया गया था। आपने यहां 1973 के बाद एक लंबा गैप दिखा होगा, है ना? तो ये क्यों हुआ? ये एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है। हुआ ये कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के जरिए डिलिमिटेशन की इस पूरी प्रक्रिया को साल 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। इसका एक बड़ा मकसद था राज्यों को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए प्रोत्साहित करना, और बाद में 84th अमेंडमेंट एक्ट ने इस रोक को साल 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया। आइए अब 2002 की चौथी कमीशन की बनावट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज होते हैं। दूसरे सदस्य होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई इलेक्शन कमिश्नर। और तीसरे सदस्य उस राज्य के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जहां पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हमने थियोरी और इतिहास समझा। अब चलिए अपने विश्लेषण को एक बिल्कुल ताज़ा और बेहद चर्चित केस स्टडी की तरफ मोड़ते हैं। सेक्शन 4, द 2020 जम्मू एंड कश्मीर कमीशन। तो हुआ ये कि मार्च 2020 में सरकार ने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए एक नई डिलिमिटेशन कमीशन बनाई। ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के बाद एक बहुत ज़रूरी कदम था। इस कमीशन की चेयरपर्सन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में शामिल थे तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और जे.एंड.के के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा। इसका कानूनी आधार था जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और इसने 2011 के सेंसस के डेटा का इस्तेमाल किया था। इसकी टाइमलाइन पर भी एक क्विक लुक डालते हैं। कमीशन का गठन हुआ मार्च 2020 में, फिर मार्च 2021 में इसे 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, और आखिर में मई 2022 में इसने अपना फाइनल ऑर्डर सरकार को सौंप दिया।
तो चलिए अब सेक्शन 5 में ये देखते हैं कि इस कमीशन के अंतिम निर्णय क्या थे, फाइनल ऑर्डर्स एंड रिकमेंडेशंस। इसने जम्मू एंड कश्मीर के चुनावी नक्शे को आखिर कैसे एक नया आकार दिया। सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव जो किया गया वो था सीटों की संख्या में। कमीशन में यूनियन टेरिटरी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कुल संख्या को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया, यानी 7 सीटों की सीधी सीधी बढ़ोतरी। यहाँ आप सीटों का नया बंटवारा देख सकते हैं। इन 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू रीजन को दी गईं और 47 सीटें कश्मीर रीजन को। अगर हम तुलना करें तो पहले जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीटें हुआ करती थीं। लेकिन बदलाव सिर्फ सीटों की कुल संख्या में नहीं हुआ, रिजर्वेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें डिटेल में बताया गया है। कमीशन ने 7 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी एससीज के लिए आरक्षित की और इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटीज के लिए आरक्षित की गईं। ये जम्मू एंड कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा और लैंडमार्क चेंज है। अपने फाइनल ऑर्डर के साथ साथ कमीशन ने कुछ अहम रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशें भी दी। पहले ये सुझाव दिया गया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स समुदाय से कम 2 सदस्यों को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किया जाए, और दूसरा ये भी कहा गया कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को भी असेंबली में कुछ रिप्रेजेंटेशन देने पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये था डिलिमिटेशन कमीशन का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव विश्लेषण। पर जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है। 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन पर लगी ये रोक खत्म हो जाएगी तो भारत के चुनावी नक्शे के सामने कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए बदलाव खड़े होंगे, इस पर सोचिएगा जरूर।